नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ रहे थे। 25वीं क्लास में हमने उनको आधा पढ़ लिया था, उनकी रचनाओं को भी देख लिया था और उनके कहानी को, उनके निबंध को देख लिया था और रचनाओं के संदर्भ में विशेष तत्व देख रहे थे। उसी क्रम में हमने 3 रचनाओं के बारे में विशेष तत्व देख लिया था। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के रचनाओं के बारे में विशेष तत्व जो देख रहे थे, जो भी हमारे पास छूट गया था, वो आज हम पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास 26वीं क्लास है। इसके पहले 25 क्लास हो चुकी है। तो अगली रचना 4 नंबर पर जो बची हुई थी, गुंजन। 4 नंबर पर गुंजन। आइए गुंजन के बारे में देखते हैं। ये 1932 में लिखी गई थी, 1932 ईस्वी। इसके बारे में देखें। यह अंतिम छायावादी रचना है। यह अंतिम छायावादी, ये अंतिम छायावादी रचना है। पंत जी ने इसे प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। गुंजन कहा है। इसमें कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है। इसमें कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है। दिखाई देता है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का का संधि स्थल माना जाता है। संधि स्थल माना जाता है। पल्लव में जहां भावना की प्रधानता है, पल्लव में जहां भावना की प्रधानता है, वहीं गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। वहीं गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। हम देख रहे हैं गुंजन के बारे में। ये इसकी रचना कब हुई? 1932 ईस्वी में। यह अंतिम छायावादी रचना है।
पंत जी ने इसे प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। इसमें कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है। पल्लव में जहां भावना की प्रधानता है, वहीं गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। अगली रचना का नाम है युगान। रचना नंबर 5 कौन सी है? युगान। और ये कब है? 1936 में। समय हमने सबका लिखवा दिया है पहले से ही। यहां से पंत जी के यथार्थवादी, यहां से पंत जी के यथार्थवादी या प्रकृतिवादी साहित्य का आरंभ होता है, या प्रकृतिवादी साहित्य का आरंभ होता है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना से यथार्थवादी व प्रकृतिवादी साहित्य का आरंभ माना जाता है? तो युगान से माना जाता है दोस्तों। इस रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस रचना को छायावाद के अंत का, छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है, कहा जाता है। युगांत में संकलित प्रमुख कविताएं। युगांत में संकलित प्रमुख कविताएं। युगांत में कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं? आइए हम उनको देखते हैं। तो इसमें है ताज। इसमें कौन सी सम्मिलित है? ताज है। द्रुत झरो जग के जीर्ण पथ, द्रुत झरो जग के जीर्ण पथ, जग के जीर्ण पत्र। कलरव, इसमें और कौन सी कविता है? कलरव है। रविंद्र के प्रति, रविंद्र के प्रति और बापू के प्रति। अगली कविता का क्या नाम है? बापू के प्रति। ये सारी कविताएं किसमें संकलित है? युगांत में संकलित है। अगर आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाए रविंद्र के पत्र नामक कविता किसकी है, तो किसकी बताना है? सुमित्रा नंदन पंत की बताना है। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लिया जाए। हमने सबसे पहले किसको देखा? गुंजन को, जो 1932 ईस्वी में लिखी गई। यह अंतिम छायावादी रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है, तो कौन सी है? गुंजन है। और गुंजन को ही प्राणों का उन्मन गुंजन कहा जाता है। किस रचना को प्राणों का उन्मन गुंजन कहा जाता है? गुंजन को कहा जाता है। इसमें कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है। किस रचना में कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है? गुंजन में दिखाई देता है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का संध स्थल माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का संध स्थल माना जाता है? तो गुंजन को छायावाद का संध स्थल माना जाता है। युगांत की बात करें तो 1936 में लिखी गई। यह पंत जी के आदर्श यथार्थवादी या प्रकृतिवादी साहित्य का आरंभ होता है।
इस रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। युगांत में संकलित प्रमुख कविताएं कौन सी हैं? ताज है, दूत, झरो जग के जीर्ण पत्र, कलरव, रबीन्द्र के प्रति, बापू के प्रति। तो ये इतनी चीज है दो रचनाओं के बारे में हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और रचनाओं के बारे में देखते हैं। अगली रचना है युगवाणी। 5 हो गए। 6 नंबर युगवाणी। युगवाणी की बात करें तो इसमें क्या है? इस रचना को पंत ने अपने युग की बीड़ा कहा है। इस रचना को पंत ने अपने युग की बीड़ा कहा है। इसमें गांधीवाद एवं मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं हैं। इसमें गांधीवाद व मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं हैं। इस रचना के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। और क्या लिखा है आइए देखते हैं। पूर्व रचनाओं में अध्यात्म और प्रेम का राग अलापने अध्यात्म और प्रेम का राग अलापने वाला कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अलापने वाला बन जाता है। और यही युग सत्य भी था। और यही युग
सत्य भी था। हम किस रचना को देख रहे हैं? युगवाणी। इस रचना को पंत ने अपने युग की बीड़ा कहा है। इसमें गांधीवाद व मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं हैं। इस रचना के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। क्या लिखा है? पूर्व रचनाओं में अध्यात्म और प्रेम का राग अलापने वाला कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अलापने वाला बन जाता है, और यही युग सत्य भी था। अगली रचना है ग्राम्य। 7 नंबर पर लिखिए ग्राम्य, जो 1940 में लिखी गई थी। आइए इसके विषय में देखते हैं। शुक्ल जी ने इसे युगवाणी का विस्तार माना है। शुक्ल जी ने इसे युगवाणी का विस्तार माना है। का विस्तार माना है। इस रचना के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है। इस रचना के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है। लिखा है। क्या लिखा है? युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य भी थी तो लिखिए युगवाणी युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी तो ग्राम्य उसका प्रयोग। अब आइए देखते हैं ग्राम्य में संकलित प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं। तो ग्राम्य में संकलित प्रमुख कविताएं लिखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए ग्राम्य में संकलित प्रमुख कविताएं। ये सुमित्रा नंदन पंत का दूसरा पार्ट चल रहा है। पहला पार्ट क्लास नंबर 25 है। पहले क्लास नंबर 25 को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे क्लास नंबर 26 को। तो कौन कौन सी कविता संकलित है? ग्राम श्री, ग्राम देवता, ग्राम श्री, ग्राम देवता, ग्राम युवती, ग्राम युवती, बापू, बापू भी इसमें सम्मिलित है। बापू कई बार पूछी भी गई है। बापू और वे आंखें। ये इतनी कविताएं किसमें सम्मिलित हैं? ग्राम्य में सम्मिलित हैं। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। चलो एक
एक और करवा देते हैं। स्वर्ण किरण जो 1947 में लिखी गई थी, अगले पेज पे करवाएंगे, यहाँ पर ठीक नहीं है। आइए इस पेज को दोहरा लिया जाए। हमने देखा युगवाणी को, इस रचना को पंत ने अपने युग की वीणा कहा है। इसमें गांधीवाद व मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं। इस रचना के बारे में विश्वनाथ प्रसाद जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कभी कभी ये रचना लिख करके, ये कथन लिख करके आपसे पूछ सकता है कि विश्वनाथ प्रसाद जी का कथन ये किस रचना के लिए है, तो आपको बताना है युगवाणी के लिए, ठीक है। और कहा क्या है? पूर्व रचनाओं के अध्यात्म और प्रेम का राग अलापने वाला कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अलापने वाला बन जाता है, और यही युग सत्य भी है। फिर हमने ग्राम्या को देखा। 1940 में शुक्ल जी ने इसे युगवाणी का विस्तार माना है। इस रचना के संदर्भ में गुलाब राय जी ने लिखा है, युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी, तो ग्राम्य उसका प्रयोग। ग्राम्य में अगर संकलित कविताओं के बारे में बात करें तो जो प्रमुख कविताएं हैं कौन कौन सी हैं? ग्राम श्री है, ग्राम देवता है, ग्राम युवती है, बापू है, वो आंखें हैं। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। अगली रचना है स्वर्ण किरण। 8 नंबर पर स्वर्ण किरण। अगर इसके बारे में बात करें, इसमें स्वर्ण काव्य, इसे स्वर्ण काव्य कहा गया है। इसे स्वर्ण काव्य कहा गया है। इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं हैं। इसमें मानव से मानव इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं। इस पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है। इस पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव। अगली रचना है खादी के फूल, जो 1948 में लिखी गई। खादी के फूल, और ये कब लिखी गई थी? 1948 ईस्वी। आइए इसके विषय में देखते हैं। यह हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी गई। यह हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी। खादी के फूल 1948 में यह हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी। इसमें गांधी जी की हत्या पर इसमें गांधी जी की हत्या पर शोकाकुल अभिव्यक्ति
रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद, एवं राम से संबंधित कविताएं, एवं राम से संबंधित कविताएं हैं। खादी के फूल 1948 में या हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी। इसमें गांधी जी की हत्या पर शोकाकुल अभिव्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं राम से संबंधित कविताएं हैं। उसके बाद अगली रचना का नाम है रजत शिखर। 10 नंबर पर लिखिए रजत शिखर, और इसका समय है 1951। यह 6 काव्य रूपों का संकलन है। यह 6 काव्य रूपों का संकलन है। इसमें चंद्रमा प्राचीन संस्कारों का प्रतीक है। इसमें चंद्रमा प्राचीन इसमें चंद्रमा प्राचीन संस्कारों का प्रतीक है। संस्कारों का प्रतीक है। अगली रचना है कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, इसके बारे में देखें। यह गद्य गीतों का संकलन है। यह गद्य गीतों का संकलन है। यह गद्य गीतों का संकलन है। इस रचना के लिए 1960 में इस रचना के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगली रचना का नाम है चितंबरा, जो 1959 में। चितंबरा कब है? 1959 में। इस रचना के बारे में देखें। युगवाणी से लेकर अतिमा तक की, युगवाणी से लेकर
आदिमा तक की 10 काव्य रचनाओं से चुनी हुई 10 काव्य रचनाओं से चुनी हुई 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन। चुनी हुई 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन। इस रचना के लिए 1968 में इस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं। हमने 8 नंबर पर देखी स्वर्ण किरण। इसे स्वर्ण काव्य कहा गया है। इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं हैं। इस पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव। आपसे पूछ लिया जाए कि सुमित्रन पंत की किस रचना पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, तो कौन सा है? स्वर्ण किरण पर। खादी के फूल की बात करें तो इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सुमित्रानंद पंत और किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। खादी के फूल 1948 या हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी। इसमें गांधी जी की हत्या पर शोकाकुल अभिव्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं राम से संबंधित कविताएं सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? खादी के फूल में। अगर रजत शिखर की बात करें तो 1951 में यह 6 काव्य रूपों का संकलन है। इसमें चंद्रमा प्राचीन संस्कारों का प्रतीक है। कला और बूढ़ा चांद या गद्य गीतों का संकलन है। इस रचना के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदंबरा की बात करें 1959 में लिखी युगवाणी से लेकर अतिमा तक की 10 काव्य रचनाओं से चुनी हुई 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन। इस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम और रचनाओं के बारे में देखते हैं। चलो और देखते हैं और रचनाओं के विषय में। एक क्लास में बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हमने इसको 2 भाग में कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। अगली रचना का नाम है लोकायतन, जो 1964 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1964 में। गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य। गांधी जी के जीवन पर आधारित गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य। इसके 2 खंड हैं। इसके 2 खंड हैं।
पहला खंड बाह्य परिवेश। बाह्य परिवेश। और दूसरा है अंतश्चैत। दो भाग हैं, पहला बाह्य परिवेश, दूसरा अंतश्चैत। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है। इस रचना के लिए 1965 में इस रचना के लिए 1965 में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित। अगली रचना है किरण बीड़ा 1967 में। ये लोकायतन 13 नंबर थी और ये 14 नंबर। किरण बीड़ा और इसका समय है 1967। विश्व चेतना और विश्व मानव की कल्पना। विश्व चेतना और विश्व मानव की कल्पना। 15 नंबर पर पाँव फटने से पहले। पाँव फटने से पहले और इसका समय है 1967। इसमें सुखद भविष्य की कल्पना। इसमें सुखद भविष्य की कल्पना। पतझड़ एक भाव क्रांति। पतझड़ एक भाव क्रांति। 1969 में युगेन समस्याओं का चित्रण। युगेन समस्याओं का चित्रण। शंख ध्वनि 1971। 17 नंबर। शंख ध्वनि 1971 में। नव जागरण का संदेश। इसमें क्या है?
नवजागरण का संदेश। 18 नंबर पर सत्यकाम 1975 में लिखी गई। सत्यकाम और कब लिखी गई? 1975 में। पौराणिक प्रबंधात्मक काव्य रचना। पौराणिक प्रबंधात्मक काव्य रचना। गीत अगीत 19 नंबर पर। गीत अगीत 1977 में लिखी गई। वेदना से संबंधित कविताएं। वेदना से संबंधित कविताएं। यह रचना रूढ़ावस्था में लिखी। यह रचना रूढ़ावस्था में लिखी गई। लिखी गई। बीस नंबर संक्रांत। संक्रांत 1977 में। 1977 अंतिम काव्य रचना है ये इनकी। अंतिम काव्य रचना और संबंधित किससे है? ग्रामों की महिमा से संबंधित कविताएं। ग्रामों मतलब गांव, ग्रामों की महिमा से संबंधित कविताएं। संबंधित कविताएं ये हमने देख ली सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं के और रचनाओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनको हमने देख लिया है। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लेते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो इस पेज पे क्या है? लोकायतन है। कब लिखी गई? 1964 में लिखी गई। गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसके दो खंड, बाह परिवेश और अंतश्चैत। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है। इस रचना के लिए 1965 में सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद किरण विजयक हमने देखा जो 1967 में लिखी। विश्व चेतना और विश्व मानव की कल्पना इसमें देखने को मिलती है। पौ फटने से पहले किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और समय क्या है? 1967। इसमें सुखद भविष्य की कल्पना की गई है। 16 नंबर पर पतझड़ एक भाव क्रांति 1969 में लिखी गई। योगेंद्र समस्याओं का चित्रण इस रचना में देखने को मिलता है। 17 नंबर पर है शंख ध्वनि जो 1971 में लिखी गई। नवजागरण का संदेश इसमें दिया गया है। 18 नंबर पर है सत्यकाम 1975 में लिखी गई। पौराणिक प्रबंधात्मक काव्य रचना है। इसके बाद हमने 19 नंबर पर इनकी रचना देखी गीत अगीत 1977 में लिखी। वेदना से संबंधित कविताएं। यह रचना रूंगड़ावस्था में लिखी गई, मतलब कि जब आदमी एकदम बुढ़ा हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? रूंगड़ावस्था कहते हैं। उनकी अंतिम रचना 1977 में संक्रांति थी जो लिखी गई। और इसमें क्या है? ग्रामों की महिमा से संबंधित कविताएं। यूं कहा जाए कि संक्रांति सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम रचना है
और इसमें गांवों की महिमा से संबंधित कविताएं लिखी हैं। तो दोस्तों, ये थी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की। आइए अब हम लोग देखते हैं पंत जी की चर्चित पंक्तियां क्या हैं, उसको देख लिया जाए तो सुमित्रानंदन पंत कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों ने लिख लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी चर्चित पंक्तियां। हेडिंग डाल लीजिए, पंत जी की चर्चित पंक्तियां। पंत जी की चर्चित पंक्ति। वियोगी होगा पहला कवि, पहली पंक्ति है, लिखिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, मतलब वही कवि बन सकता है जिसके हृदय में वियोग हुआ हो। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तापस बाला गंगा निर्मल, दूसरी लाइन है इनकी, दूसरी पंक्ति। तापस बाला गंगा निर्मल। 3 नंबर पर, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, तुम्हें क्या अलंकार। द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र, जग के जीर्ण पत्र। खुल गए छंद के बंधन, 5 नंबर पर, खुल गए छंद के बंधन, रजत पास। 6 नंबर पर, प्रथम रश्मि का आना, प्रथम रश्मि का आना, रागनी तूने कैसे पहचाना, रागनी तूने कैसे पहचाना।
ये जो लाइन लिखी हुई है ये महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपसे पूछेगा तो ये लाइन जरूर आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसी से आपको पहचान लेना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। तो आइए दोस्तों इस पेज को भी एक बार से दोहरा ले। पंत जी की चर्चित पंक्तियां देख रहे थे। पहली पंक्ति क्या है, वियोगी होगा पहला कट, आह से उपजा होगा गान। दूसरी लाइन, दूसरी पंक्ति, तापस वाला गंगा निर्मल। 3 नंबर पर, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। 4 नंबर पर, द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र। 5 नंबर पर, खुल गए छंद के बंधन रजत पास। और 6 नंबर पर, प्रथम रश्मि का आना रागनी तूने कैसे पहचाना। पंत जी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी हमने आपको करवा दी। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी कंप्लीट होते हैं। 2 क्लास में सुमित्रा नंदन पंत जी कंप्लीट हुए हैं। पहली क्लास भी 40-45 मिनट की हुई है और दूसरी क्लास भी लमसम उतने ही समय की हुई है। तो जिसको लिखना है सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत की क्लास संख्या 25 को लिखेंगे, उसके बाद 26 को लिखेंगे, तो उनको एक सीरियल वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। आज की क्लास दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।